नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने जानकारी देते हुए बताया कि साल 2025 अनेक मामलों में ऐतिहासिक और यादगार पल रहा है। इस साल देश ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई, जिसके माध्यम से एकता और अखंडता का संदेश दिया गया। साव ने यह भी कहा कि इस साल राज्य को कई बड़ी उपलब्धियां मिली, नई उद्योग नीति में निवेश बढ़ा और विशेष रूप से खेल के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बनाई है। इसी के साथ डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने 5 साल के कार्यकाल में सरगुजा की जनता को ठगने का काम किया है। 2025 अपने अंतिम चरण में है और अनेक मामलों में 2025 बहुत ऐतिहासिक और यादगार वर्ष रहा है। ये 2025 एक तरफ जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती थी, वंदे मातरम की 150वीं जयंती थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष और हमारे छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष और बड़ी बड़ी उपलब्धियां इन 2025 में देश और राज्य को मिली है। अब 2025 अपने अंतिम चरण पर है। आने वाला 2026 छत्तीसगढ़ के लिए और देश के लिए नए उत्साह और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का वर्ष होगा। एक तरफ जहां हमारा छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा 2026 में, वहीं छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का आधार इस 2026 में तैयार होगा। जिस तेज गति से आज छत्तीसगढ़ में काम हो रहा है, काम की शुरुआत हुई है, निश्चित रूप से 2026 विकसित छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण वर्ष होगा, भारत के लिए महत्वपूर्ण वर्ष होगा और उसी को संकल्प को पूरा करने का काम 2026 में हम सब करेंगे। सरगुजा की जनता को जो ठगने का काम किया 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने, अभी तो सरगुजा की जनता उनसे हिसाब मांग रही है कि 5 साल में सरगुजा के लिए आपने क्या किया। देखिए, कांग्रेस में आपस में सिर फुटबॉल चल रहा है। कांग्रेस के नेता दिल्ली दरबार को खुश करने में अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं। सब अपनी कुर्सी, अपना ओहदा बचाने में लगे हुए हैं। वास्तविकता ये है कि जनता कांग्रेस से दूर जा चुकी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं से दूर जा चुके हैं और इसलिए कांग्रेस का कुछ होना नहीं है। कांग्रेस तो समाप्ति की ओर बढ़ रही है। पखांजूर में छत्तीसगढ़ मितानिन आशा यूनियन और NRLM बिहान CRP सक्रिय महिला संघ ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर सुभाष स्टेडियम में धरना प्रदर्शन शुरू किया। दोनों ही संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है और उचित मानदेय और नियमित भुगतानकारी की सुरक्षा, सम्मानजनक कार्य स्थितियों सहित अन्य मांगों को लेकर महिलाएं एकजुट होकर प्रदर्शन कर रही हैं। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में मितानिन आशा कार्यकर्ता और बिहान से जुड़ी सक्रिय महिलाएं मौजूद रही। हम सक्रिय महिला LRLM बिहान के सक्रिय महिला है। हम लोग 2017 से काम कर रहे हैं। हम लोगों को मानदेय 1910 रुपया दिया जाता है। इसमें हमारा घर में कुछ काम नहीं होता है, घर का काम नहीं कर पाती हूँ। जमीनी स्तर में जितना भी काम है हम लोगों से करवाए जाते हैं। ऑनलाइन काम भी करवाए जाते हैं और हमारे मानदेय हर महीना भी नहीं देते हैं। क्या क्या मांगे? हमारे मांगे है, हमारे वेतन में वृद्धि
किया जाए, सम्मानजनक वेतन उन्हें दिया जाए और हर महीना मानदेय दिया जाए, हमें नियुक्तिकरण किया जाए और नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाए, यात्रा भत्ता दिया जाए। हमारे 7 सूत्रीय मांग है। अभी 9 साल से काम कर रहे, 2017 से हम लोग बिहार में जुड़े हैं। तो बिहार में जुड़ने के बाद हम लोग को जब हम लोग जुड़े हैं समूह में, जिस टाइम हम लोग को बोला, उस टाइम जोर पर समय बोला गया था कि आप लोग खाली समूह देखरेख करोगे, उसके बाद कोई काम नहीं करना पड़ेगा। और अभी हम लोग जब ये 9 साल से काम कर रहे हैं तो हम लोग को पंचायती काम भी कराया जाता है, ऑनलाइन में काम कराया जाता है, जैसे कि बीपीआरटी, लोकोस, लखपति दीदी में काम कराया जाता है, जो हम लोग को समय से ऑनलाइन का पैसा भी नहीं दिया जाता है। आगे हम लोग और लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। जी, मेरा नाम लक्ष्मी निषाद है। धरना प्रदर्शन इसलिए है सर क्योंकि बीते हम लोग को साल भर काम करवाया और 5 महीना का हमारा राशि को अभी तक जमा नहीं किया। इसलिए हम सरकार को आपके मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि जल्दी हमारा पेंडिंग राशि भुगतान करें, नहीं तो तीव्र आंदोलन हम करेंगे। कितनी मांगे आपको? कितने सूत्र मांगे? हम लोग का 14 सूत्र मांग है। मेरा नाम शेफाली समंदर है। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या जानकारी? सर हमारा जो काम कराते हैं पैसा तो सही टाइम से नहीं मिलता है। 5 महीने 7 महीने बाद नहीं मिलता है, वो भी टुकड़े में आधा मिलता है, आधा छोड़ देते हैं। कितने दिन के पैसे बाकी है पता नहीं है। अब पिछले भी ऐसे बचत रहा है कि नहीं, अभी बोल रहा है वो सब भूल जाओ। अभी आगे इस 25 साल का वो भी 5 महीने का पैसा बाकी है। अभी मांग पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे आप? तीव्र आंदोलन करेंगे हम लोग। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य भर में 78 पर्यटन स्थलों के विकास को मंजूरी दी है। इसी कड़ी में बीजापुर जिले की भी अच्छी खबर सामने आई, जहां 4 पर्यटन स्थलों को स्वीकृति मिली है। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ सरकार की नई पर्यटन विकास योजना से बीजापुर जिले को बड़ी सौगात मिली है। जिले के 4 प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास को मंजूरी मिलने से अब स्थानीय लोगों को घूमने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार का यह कदम न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। बीजापुर जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए माना जाता है। यहाँ की घाटियाँ, जंगल और प्राकृतिक पर्यटन स्थल अब आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किए जाएंगे। इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बीते दिनों उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बीजापुर पहुंचे, जहां उन्होंने नकदी पर्यटन स्थल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य बस्तर और बीजापुर जैसे क्षेत्रों को पर्यटन के नक्शे पर प्रमुख स्थान दिलाना है। यह बीजापुर जिले के लिए ऐतिहासिक दिन है। बीजेपी सरकार पर्यटन के माध्यम से स्थानीय समुदाय, खासकर हमारे आदिवासी भाइयों को सशक्त बना रही है। आने वाले समय में इसका बड़ा लाभ जिले को मिलेगा। साथ ही पर्यटन स्थलों के विकास से होटल, गाइड, परिवहन और छोटे व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे बेरोजगार युवाओं को अपने ही जिले में काम मिलने की उम्मीद है। इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने हर खबर की टीम से विशेष बातचीत में कहा कि यह विकास जिले के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि बीजेपी सरकार पर्यटन के माध्यम से स्थानीय समुदाय, खासकर आदिवासी भाइयों को सशक्त बना रही है। बीजापुर जिले के बीजापुर के स्थानीय पर्यटकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खबरी ये है कि बीजापुर में 4 पर्यटकों को सरकार ने स्वीकृति दे दी है बेहतर बनाने के लिए और कई लागतों से बनने जा रहा है। जो बीजापुर के पर्यटन है ज्यादातर बाहर में जाया करते थे अपने पैसों का इन्वेस्ट करके, वो अब जिला में ही देखने को मिलेगा। जितने भी पर्यटन हमारे साथ बीजापुर जिला के बीजेपी के जिला अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं कुल कितने पर्यटन बन रहे हैं, उससे यहाँ के स्थानीय लोगों को क्या लाभ मिलने वाला है और जो बाहर जाते थे वो यहाँ पे मिलने जा रहे, तो कितने यहाँ के लोगों में खुशी होगा। सर
सर, सबसे पहले आप हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप लोग को भी मुझे चैनल में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बीजापुर जिला में जिस प्रकार पर्यटन लगभग 4 का जो उद्घाटन, एक का उद्घाटन हुआ है और बाकी बनना बाकी, यहाँ के पर्यटन बनने से यहाँ के लोगों के कितना लाभ मिलने वाला है और जो पर्यटन लगातार बाहर जाते थे उनके लिए क्या लाभ पहुंच रहा है? इसके लिए तो सबसे पहले मैं पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी मंशा और पुलिस के सहयोग से जो हमारे क्षेत्र में जलप्रपात और बहुत से ऐसे पर्यटन क्षेत्र थे जो कहीं न कहीं यहाँ से लोगों को देखने तक को नसीब नहीं था, लेकिन अभी जैसे जैसे नक्सलवाद खत्म होते जा रहा है तो ऐसे ऐसे यहाँ के पर्यटन सामने देखने को मिल रहे हैं। नवली जो इतनी ऊपर से पानी गिरती है ये कल्पना था, लेकिन मैंने स्वयं जाकर के देखा जिस दिन वहाँ के पर्यटन के लिए भूमि पूजन किए गए थे, हमारे परमादरणीय गृहमंत्री जी भी आए थे। मुझे लगा कि ऐसे पर्यटन हमारे हृदय स्थल में होने के बावजूद भी हम लोग से वंचित थे। सरकार ने अपनी मंशा जाहिर करते हुए इन नमनी, नीलमसराई और नीलमरगु जैसे बहुत सारे हमारे बस्तर के हृदय स्थलों में बैठे हुए वाटरफॉल है, उनको पर्यटन की दृष्टि से कैसे यहाँ के स्थानीय बेरोजगारी दूर हो, उस ग्राम पंचायत में वहाँ की ग्राम पंचायत की आय कैसे बढ़े, इसको लेकर के सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की और अति शीघ्र इन पर्यटनों को बढ़िया बेहतर तरीके से बनाने की उन्होंने घोषणा की और मंशा अपने साथ जाहिर की। सर, लगातार यहाँ के स्थानीय जो बीजापुर के पर्यटन है वो बाहर जाया करते थे अपने पैसे इन्वेस्ट करके, अब बाहर के लोग बीजापुर में आएंगे, इसको लेकर आते हैं। स्वाभाविक है, यहाँ अगर पर्यटन चालू होंगे तो स्थानीय स्तर के लोग जाएंगे, पैसे भी बचेंगे, देखने को बाहरी चीजों से अच्छा यहाँ है, यहाँ देखने को मिलेगा। इससे यहाँ की जो स्थिति है और यहाँ की जो बेरोजगारी है कहीं न कहीं कम होगी। वहाँ जो गाइड के रूप में काम करेंगे, वहाँ अपना टूरिज्म के लिए जो अपना शेड बनाएंगे, वहाँ बम्बू रॉफ्टिंग के लिए ऐसे सब चीजें स्थानीय स्तर पे होगा तो यहाँ बहुत ही अच्छा होगा और यहाँ के पर्यटन यहाँ देखेंगे, साथ ही बाहर के लोग भी आएंगे। सर, अभी जो लंबी का जो पर्यटन बन रहा है या उसका उद्घाटन हुआ, कुल कितना लागत का होगा? लगभग रोड की लागत 95 लाख है और जो वहाँ के पर्यटन स्थल का मैं नहीं जान पाया हूँ, लेकिन जानूंगा तो मैं आप लोग अवगत कराऊंगा। लेकिन अच्छा है, लंबी बहुत ऊंची वाटरफॉल है और वहाँ का जो पर्यटन स्थल के हम लोगों ने देखा बहुत अच्छी जगह है, बहुत ज्यादा स्पेस मिलेगा, बहुत ज्यादा पर्यटक वहाँ जाकर देख सकेंगे। जैसे बीजापुर जिले में सुनने को मिलता है लगभग 7 से 8 पर्यटन ऐसा इतना बढ़िया है कि वहाँ पे लोग अभी नहीं जाते, लेकिन अभी जितने 4 पर्यटन को शायद सरकार ने बड़ी लागत में बनाने जा रही है, लेकिन अभी वर्तमान में नंदी बन रही है। तो यहाँ के आपने बेरोजगारी का होगा बोल रही है उस क्षेत्र में जहाँ पे नंदी पर्यटन बन रहे, पर्यटन बनने से वहाँ किस प्रकार का वहाँ के स्थानीय बेरोजगारों के लिए वहाँ काम मिलेगी और वो अपनी घर चलाने चलाए। देखिए, पर्यटन स्थल बनने से वहाँ फल, फ्रूट, होटल, लॉज, पानी ऐसे बहुत सारे दुकानें खुलेंगी स्थानीय स्तर पे, तो सीधा सीधा पैसा वहाँ के बेरोजगारों को मिलेगा। और जो गाड़ी अगर कोई टैक्सी, ऑटो ये करते हैं तो उस क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। पर्यटन स्थल इसीलिए बनाया जाता है कि स्थानीय बेरोजगारों को पहले से उसका डायरेक्ट लाभ मिले। और मैं समझता हूँ अगर ऐसे ही पर्यटन स्थल बनेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ सबको तो नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ बेरोजगारों को तो रोजगार मिलेगा। सर, लगातार छत्तीसगढ़ सरकार ने जो नक्सलवाद को लेकर जो डेडलाइन तय की है उसके अनुसार 2026 में नक्सलवाद को खत्म करने का जो डेडलाइन है उसके लिए जैसे जैसे नक्सली विकास होते जा रहे वैसे वैसे एक से पैटर्न भी दिख रहे हैं, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को किस प्रकार
वहाँ के बाहरी लोग आए या यहाँ के स्थानीय लोगों की जो उत्साह किस प्रकार से? देखिए, नीलम की बात करें, नीलम में अभी विदेशी लोग कर गए हैं, नमनी को ले गए हैं। वहाँ जो स्थानीय स्तर पर टिकट की जो राशि है ग्राम पंचायत के माध्यम से तय किया जाता है, वो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में ग्राम पंचायत को जाएगा, वहां बैठकर काम करने वाला बेरोजगार को जाएगा। वहां जो छोटे छोटे स्थानीय फल फ्रूट की दुकान, नाश्ता की दुकान और रुकेंगे तो अपना निगम क्या टूरिस्ट मंडल के माध्यम से जो घरे बनेंगे, कहीं ना कहीं वहां काम करने वाले रहेंगे, स्थानीय लोग रहेंगे, स्थानीय लोग को काम मिलेगा। रही बात नक्सलवाद की, तो नक्सलवाद का लिए हमारे जो परमादरणीय गृह मंत्री जी ने जो डेडलाइन 2026 मार्च तक का किया है, मैं समझता हूँ 2026 मार्च से पहले नक्सलवाद खत्म होगा, क्योंकि नक्सलवाद की जो रीढ़ की हड्डी था वो लगभग टूट गया है। गिने चुने लोग बचे, ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। उसको क्रियान्वित कर दिया सरकार, क्रियान्वित के बाद ही नक्सलवाद को सफाया उसका होगा, निश्चित होगा। या तो मरे या तो वापस आए अपने गांव में, विचारधारा के माध्यम से आत्मसमर्पण करे, सरकार की जो गाइडलाइन है उसका फॉलो करे, ये निश्चित होगा। सर, अभी भी कुछ नक्सली बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो उनको सरकार के पुनर्निवास के माध्यम से जो सरकार अपील करती है, अगर वो पुनर्वास के माध्यम से आए, उनपे जो इनाम रखा हुआ है इनाम पाए और मुख्य धारा में जुड़े। जो गलती उन्होंने विदेश अपने काल में किया वो गलती दोबारा ना करें। मनुष्य जीवन से एक बार मिलता है, भगवान एक ही बार देता है, बार बार नहीं देगा। मनुष्य बन करके मनुष्य की सेवा करे तो उसका फल अच्छा जाएगा। और मेरे से वही इच्छा अपील है कि वे आकर सरकार की मुख्य धारा में जुड़े और एक मानवता का धर्म निभाए। ये हमारे साथ जुड़े हुए बीजापुर जिले के जिला अध्यक्ष भाजपा पार्टी के, अभी जो वर्तमान जो सरकार है उन्होंने बीजापुर के लिए लगभग 4 पर्यटनों को बेहतर बनाने के लिए जो लागत तय की है उसके अनुसार ही पर्यटन बन रही है, जिसका नाम नमू। अभी पिछले दिनों कुछ दिनों पहले उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पहुंचकर उस पर्यटन का उद्घाटन भी किया। देखना होगा कि बीजापुर जिले में 4 पर्यटन किस प्रकार बनेंगे, कितनी खूबसूरत में दिखेंगे और वहां के स्थानीय लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण सुविधा होगी और उनकी जो बेरोजगारी वो 8% काफी होने को दिखेगी। इस प्रकार हमने देखा कि छत्तीसगढ़ सरकार की ये पहल बीजापुर जिले के लिए विकास का नया रास्ता खोलती नजर आ रही है। आने वाले समय में ये जिले की पहचान को पर्यटन के क्षेत्र और मजबूत करेगी। इस प्रकार हमने देखा कि छत्तीसगढ़ सरकार की ये पहल बीजापुर जिले के लिए विकास का नया रास्ता खोलती नजर आ रही है। आने वाले समय में ये जिले की पहचान को पर्यटन के क्षेत्र में और मजबूत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने नक्सलवाद की समस्या को लेकर बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश नक्सलवाद मुक्त होने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को हथियार मुक्त बनाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय महामंत्री ने यह भी कहा कि नक्सलवादियों से कठोरता से निपटा जा रहा है और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। हमने लोकसभा राज्यसभा में देखा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था। कई बिल पे चर्चा हुआ, वो ढंग से अपनी बात भी नहीं रख पाए। उसके बाद आकर के बाहर कहना कि हम जो यह बिल है जी राम जी इसका विरोध करेंगे। मैं भी संसद में था, कांग्रेस के लोग दिग्भ्रमित थे, कुछ भी नहीं बोल पाए। यह इसलिए नहीं बोल पाए क्योंकि जी राम जी का जो बिल है मनरेगा की जगह पहले 100 दिन की रोजगार की गारंटी देता था, अब 125 दिन की रोजगार की गारंटी देने वाला है। तो लगभग 25 दिन अधिक
लोगों को रोजगार देगा। तो 25% तो बहुत अधिक होता है। उसके साथ ही जो योजनाएं बनेगी, जो काम होगा, वह ग्राम सभा और ग्राम पंचायत तय करेगा कि हमारे ग्राम सभा ग्राम पंचायत में क्या काम होना है, कि जल संरक्षण के लिए होना है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना उसके लिए करना है, स्कूल बनाना है या छोटे छोटे तालाब बनाने हैं। ऐसी चीजों का जो निर्णय लेगा वो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत ही लेगा। तो उनकी तरफ से यह भ्रम फैलाना कि नहीं केंद्र तय करेगा, केंद्र तय नहीं करेगा। उसमें स्पष्ट है कि यह जो है पूरा का पूरा ग्राम सभा और ग्राम पंचायत तय करेगा। हमारे कृषि मंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने भी सभी को एक पत्र लिखा है बाकायदे, और कहा है कि इस बात को नीचे तक ले जाकर के समझाएं। हाँ, इतना जरूर है कि पहले जो मनरेगा में कई विधानसभाओं में गड्ढे गड्ढे दिखते थे। इतने गड्ढों की संख्या गिन लीजिए तो विधानसभा का क्षेत्र छोटा पड़ता था। कुछ जगह ऐसी घोटाला होता था, और ऐसा घोटाला पश्चिम बंगाल में बहुत अधिक हुआ। पश्चिम बंगाल में 19 जिले ऐसे थे जो जांच में पाया गया कि इन 19 जिलों में जो मनरेगा के अंतर्गत काम हुआ वह काम हुआ ही नहीं है। वो पूरी की पूरी स्कीम ही उन्होंने उसकी एक तरीके से बोगस उसका फ्रेमवर्क दे दिया, पूरा लूट लिया। और इसीलिए केंद्र सरकार ने इन 19 जिलों की जो धन थी उसको भी रोका, आवंटन भी रोका। ऐसे कई जगह शिकायतें मिलती थी। उसमें किस प्रकार से बायोमेट्रिक्स का उपयोग किया जाए, कैसे कंप्यूटराइज किया जाए, कैसे लाभार्थी को उसका हक मिले, बीच में जो दलाल है उनके पास पैसा न जाए, उसके लिए यह स्कीम लाई गई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा तो गांव का जो हम सोचते हैं कि सर्वांगीण विकास, तो सर्वांगीण विकास भी इसके माध्यम से होगा। नहीं तो मनरेगा के नाम पे किसी भी गांव में चले जाइए और कहीं मनरेगा के 5 साल का में क्या डेवलपमेंट हुआ है, न वो स्कूल बता पाएंगे, न तालाब बता पाएंगे, न सड़क बता पाएंगे। कहीं गड्ढे खोदना और फिर गड्ढे भरना। तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो यह चाहते हैं कि गांव का सर्वांगीण विकास हो, जब एक और गांव को के लोगों को आवास देने का काम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 4 करोड़ से अधिक आवास दिया। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे और जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल ने जनदर्शन में सुनवाई की और भारी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर साप्ताहिक आपको बताते चलने की जनदर्शन में पहुंचे और अधिकारियों ने एक एक कर आवेदन को पढ़कर संबंधित अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही एग्रीस्टेक पंजीकरण और रकबा छूट जाने को लेकर भी ज्यादातर किसानों ने आवेदन दिए हैं। और कोनी के रहने वाले आदिवासी किसान पुरुषोत्तम गोंड ने भांचादान में ग्राम गतौरा में मिली जमीन को बेचा कब्जा से मुक्त कराकर वापस लाने के लिए आवेदन दिए। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।